नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जब यूरोप से एक छोटी सी ताकत समंदर के रास्ते यहाँ आई और देखते ही देखते, आप सोचिए, पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर अपनी धाक जमा ली। हाँ, हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं और सवाल यही है कि भाई ये हुआ कैसे। बिल्कुल, वो क्या वजह थी, कैसे उन्होंने ये सब किया? हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ मसालों के लालच या नई जमीनें खोजने भर की नहीं है। इसमें बहुत कुछ है। जियोपॉलिटिक्स है, तकनीक है, धर्म का जोश है और जबरदस्त किस्म की व्यापारिक रणनीति भी। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। पुर्तगाली क्यों आए, कैसे उन्होंने अपना वो एस्तादो दे इंडिया मतलब अपना समुद्री साम्राज्य बनाया और फिर उनका पतन क्यों हुआ। हाँ, और ये भी देखेंगे कि उनके आने का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ा। कुछ असर तो आज तक महसूस होते हैं। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब वास्को डी गामा के भारत आने की, कह सकते हैं, जमीन तैयार हो रही थी। यूरोप और भारत के बीच व्यापार तो बहुत पुराना था, है ना? हाँ, सदियों पुराना। मुख्यतः 3 रास्ते थे। एक फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री रास्ता, जो सबसे ज्यादा चलता था। अच्छा। दूसरा लाल सागर वाला रास्ता और तीसरा जमीनी रास्ता जो उत्तर पश्चिमी सीमा से मध्य एशिया होते हुए जाता था। लेकिन इन रास्तों पर कुछ दिक्कतें थीं, कोई अड़चन? दिक्कत ये थी कि पूरा कंट्रोल बिचौलियों के हाथ में था। जमीन पर अरब व्यापारी हावी थे और भूमध्य सागर में इटली के शहर जैसे वेनिस और जेनोआ। तो यूरोप तक पहुंचते पहुंचते मसाले, खासकर काली मिर्च, सोने के भाव बिकते थे। और यूरोप में इनकी मांग भी बहुत थी। एक तो स्वाद के लिए और दूसरा उस जमाने में फ्रिज तो थे नहीं, तो मांस को ठीक रखने के लिए भी मसाले जरूरी थे। बिल्कुल। फिर 1453 में एक बड़ी घटना हुई। कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया। हाँ, इसने तो खेल बदल दिया होगा। बिल्कुल। इससे जो पुराने जमीनी रास्ते थे वो बाधित हो गए या बहुत मुश्किल और महंगे हो गए। अब यूरोप के जो नए देश उभर रहे थे जैसे स्पेन और पुर्तगाल, वो सोचने लगे कि भाई इन अरब और वेनिस वालों को बाईपास करके क्यों ना सीधा भारत से ही व्यापार करें। बिचौलियों को हटाओ, सीधा मुनाफा कमाओ। और भारत के धन दौलत और मसालों की कहानियां तो थी ही। हाँ, वो तो बड़ा आकर्षण था। और इसी समय 15वीं सदी में एक और चीज हो रही थी। जहाज बनाने की तकनीक बेहतर हो रही थी। नौ परिवहन का ज्ञान बढ़ रहा था। और वो कुतुबनुमा कंपास, दिशा बताने वाला यंत्र। हाँ, उसने लंबी समुद्री यात्राओं को मुमकिन बना दिया। और इसमें पुर्तगाल के एक राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, उनका बड़ा योगदान था। अच्छा, द नेविगेटर। उन्होंने खुद यात्राएं की? नहीं, खुद ज्यादा नहीं घूमे, लेकिन उन्होंने माहौल बनाया, खोजकर्ताओं को बढ़ावा दिया, पैसा लगाया, स्कूल खोले। पुर्तगाली नाविकों ने फिर अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया। और इसी कोशिश में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गए, जिसे उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा था, तूफानी अंतरीप। बाद में उसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ा। हाँ, उम्मीद जगी कि शायद अब भारत का रास्ता मिल जाएगा। उधर स्पेन के कोलंबस 1492 में भारत खोजने निकले, पर पहुंच गए अमेरिका। है ना, किस्मत की बात। लेकिन भारत का समुद्री रास्ता आखिरकार पुर्तगालियों ने ही खोला। हाँ, और वो तारीख थी 17 मई 1498। वास्को डी गामा, एक गुजराती गाइड, कहते हैं नाम अब्दुल मनीद था, उनकी मदद से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे। मालाबार तट पर कालीकट के पास। कालीकट उस समय का मशहूर बंदरगाह। वहां तो पहले से अरब व्यापारी होंगे, उनका क्या रिएक्शन रहा? अरे वो क्यों खुश होते, उन्होंने विरोध किया। उन्हें अपना धंधा खतरे में नजर आया। लेकिन कालीकट के जो स्थानीय हिंदू शासक थे, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अच्छा, क्यों? उन्हें क्या फायदा दिखा? शायद सोचा होगा कि नए व्यापारी आए हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, राज्य को फायदा होगा। या शायद बस जिज्ञासा थी। खैर, उन्होंने गामा को मसाले, जड़ी बूटियां वगैरह ले जाने की इजाजत दे दी। और ये यात्रा पुर्तगाल के लिए कैसी साबित हुई? अरे इसने तो पुर्तगाल की किस्मत ही पलट दी। वास्को डी गामा जब वापस लिस्बन पहुंचा तो सारा खर्चा निकालने के बाद भी उसे अपनी लाई हुई चीजों पर 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? आप अंदाजा लगाइए। अविश्वसनीय। रातों रात लिस्बन जो है वो यूरोप के व्यापार का एक नया हॉटस्पॉट बन गया। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने तो बड़े बड़े टाइटल ले लिए, जैसे वाणिज्य के स्वामी। 60 गुना मुनाफा। इसके बाद तो पुर्तगाली रुके नहीं होंगे और अभियान आए होंगे। बिल्कुल फौरन 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा बड़ा बेड़ा आया। फिर 1502 में
वास्को डी गामा खुद वापस आया, इस बार ज्यादा तैयारी और ताकत के साथ। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे। हाँ, अब इरादे बदल रहे थे। उन्होंने यहाँ अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। सही। 1503 में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री या कहें गोदाम कम किला बनाया, फिर 1505 में कन्नूर में दूसरी। वो जमने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके असल इरादे क्या थे? सिर्फ पैसा कमाना या कुछ और भी चल रहा था दिमाग में? नहीं, इरादे दोहरे थे, बल्कि तिहरे कह सकते हैं। पहला, जाहिर है आर्थिक। हिंद महासागर के मसाले के व्यापार से अरबों और वेनिस वालों को बाहर करके खुद कब्जा करना। एकाधिकार, मोनोपोली। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, धार्मिक। ईसाई धर्म फैलाना। वो इसे इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोकने का एक जरिया भी मानते थे, खासकर उस्मानी तुर्कों और अरबों के खिलाफ। एक तरह का धर्मयुद्ध का भाव भी था। और तीसरा, ताकत दिखाना। हाँ, अपनी नौसैनिक ताकत से हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना। इन बड़े इरादों को तबाह करने के लिए उन्होंने यहाँ गवर्नर नियुक्त करने शुरू किए। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उनकी एक खास नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या थी? अल्मीडा 1505 से 1509 का मानना था कि भारत में जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समंदर पर कंट्रोल करना। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना का राज हो। अगर समंदर तुम्हारा है तो व्यापार भी तुम्हारा है, किले बनाने में क्यों उलझना? सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है। क्या ये कामयाब हुई? चुनौती मिली। 1508 में चौल के पास गुजरात, मिस्र और तुर्की की मिलीजुली नौसेना ने उन्हें हराया। इस लड़ाई में अल्मीडा का बेटा भी मारा गया। ये बड़ा झटका था। तो फिर? लेकिन अल्मीडा ने हार नहीं मानी। अगले ही साल 1509 में उसने इसी मिलीजुली नौसेना को बुरी तरह हराया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस जीत ने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब रास्ता साफ हो गया था। तो अल्मीडा ने समंदर पर दबदबे की नींव डाल दी, लेकिन जमीन पर पुर्तगाली ताकत को असल में किसने मजबूत किया? यहाँ पे अल्बुकर्क का नाम आता है ना? अल्फांजो डी अल्बुकर्क। हाँ, बिल्कुल। अल्फांजो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। वो अल्मीडा से एक कदम आगे सोचता था। उसने समझा कि सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा, जमीन पर मजबूत अड्डे भी चाहिए, रणनीतिक ठिकाने। अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने कोचीन को अपना शुरुआती हेडक्वार्टर बनाया और फिर उसने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा किया। जैसे कि? सबसे बड़ा कारनामा था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनना। ये बहुत बड़ी जीत थी और गोवा अगले लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों का गढ़ बना रहा। 450 साल? कमाल है। और गोवा के अलावा? 1511 में उसने मलक्का पर कब्जा किया। मलक्का उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। समझ लीजिए एक तरह का गेटवे। तो उस पर कब्जा मतलब पूरे इलाके के व्यापार पर कंट्रोल। हाँ, और फिर 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। हॉर्मुज भी व्यापार के लिए बहुत अहम था। तो ये तीन जगहें, गोवा, मलक्का, हॉर्मुज, ये पुर्तगाली ताकत के 3 स्तंभ बन गए हिंद महासागर में। ये तो वाकई बहुत स्ट्रेटेजिक सोच थी। सिर्फ किले ही जीते या कुछ और भी किया अल्बुकर्क ने? नहीं, उसका विजन थोड़ा लंबा था। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया। वो चाहता था कि यहाँ एक मिलीजुली आबादी बसे जो पुर्तगाल के प्रति वफादार हो। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। और कुछ? उसने अपने कब्जे वाले इलाकों में सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। ये उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। लेकिन ये भी सच है कि वो मुसलमानों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर था, असहिष्णु था। अल्बुकर्क के बाद एक और गवर्नर का नाम आता है नीनो डी कुन्हा। उसने क्या किया? नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ने अल्बुकर्क के काम को आगे बढ़ाया। सबसे जरूरी काम जो उसने किया वो था 1530 में पुर्तगाली सरकार का ऑफिस कोचीन से गोवा शिफ्ट करना। इससे गोवा आधिकारिक तौर पर पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया। गोवा का महत्व और बढ़ गया? हाँ, फिर उसने पूर्वी तट पर भी बस्तियां बसाईं, मद्रास के पास सैंथो में और बंगाल में हुगली। और पश्चिम में उसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से लड़ झगड़ कर या समझौता करके 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर भी अधिकार कर लिया। बहादुर शाह के साथ तो कहते हैं कुछ झगड़ा भी हुआ था। हाँ, दीव की दीवार बनाने को लेकर कुछ बातचीत चल रही थी जहाज पर। उसी दौरान झगड़ा बढ़ा और बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया, या शायद डुबो दिया गया, कहना मुश्किल है। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर दीव, दमन, सॉल्सेट जिस पर बम्बई है, बसीन, चौल, बम्बई से लेकर पूर्वी तट पर सैंथोमे, हुगली तक, मतलब काफी जगहों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। हाँ, या तो सीधा कब्जा या फिर प्रभाव।
इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया एस्तादो दे इंडिया। एस्तादो दे इंडिया। मतलब भारत में पुर्तगाली राज्य है। पर ये वैसा राज्य नहीं था जैसा मुगल साम्राज्य था। ये मुख्य रूप से एक समुद्री और व्यापारिक नेटवर्क था। इनका जोर बंदरगाहों और समुद्र के रास्तों पर था। और इसी समुद्री नियंत्रण को बनाए रखने के लिए उन्होंने खास सिस्टम बनाया था, कार्टाज आर्माडा काफिला। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आसान भाषा में क्या था ये? ये असल में हिंद महासागर पर उनके कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल था। सोचिए, उन्होंने पूरे समंदर पर एक तरह का लाइसेंस राज कायम कर दिया था। लाइसेंस राज कैसे? इसमें 3 हिस्से थे। पहला कार्टास, ये एक परमिट या पास था। हिंद महासागर में चलने वाले हर जहाज को, चाहे वो भारतीय हो या अरबी, ये पुर्तगाली अधिकारियों से खरीदना पड़ता था, पैसे देकर। अच्छा, हर जहाज को? हाँ, इस कार्टाज में लिखा होता था कि जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, कप्तान कौन है वगैरह। और कुछ चीजें जैसे काली मिर्च और हथियार ले जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई जहाज बिना कार्टाज के पकड़ा गया तो उसे या तो लूट लिया जाता था या डुबो दिया जाता था। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्ती हुई। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा था आर्माडा। ये पुर्तगाली नौसेना के गश्ती दल थे। इनका काम था समंदर में घूमना, जहाजों को चेक करना कि उनके पास कार्टाज है या नहीं, और नियम तोड़ने वालों को सजा देना। यानी पुलिस फोर्स। हाँ, समंदर की पुलिस। और तीसरा था काफिला। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाज एक साथ काफिले में चलते थे और उनकी हिफाजत के लिए पुर्तगाली नौसैनिक जहाज साथ चलते थे। अच्छा, ये तो ठीक लगता है, सुरक्षा मिलती थी। हाँ, समुद्री डाकों से सुरक्षा तो मिलती थी, लेकिन इसका एक और मकसद था। पुर्तगाली ये पक्का करते थे कि ये सारे जहाज उन्हीं बंदरगाहों पर जाकर व्यापार करें जहां उनका कंट्रोल है, और उनसे ही टैक्स वसूलें। मतलब पूरी तरह से शिकंजा कस रखा था। ये सिस्टम कितना कामयाब रहा? क्या बड़ी ताकतें भी इसे मानती थीं? ये बहुत कामयाब रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल बादशाह अकबर को भी अपने जहाज़ों को गुजरात से मक्का भेजने के लिए पुर्तगालियों से कार्ताज लेना पड़ता था। क्या बात कर रहे हैं, अकबर को भी? हाँ, लगभग पूरी 16वीं सदी, मतलब समझ लीजिए 1595 तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का लगभग एक छत्र राज रहा। वो खुद को कहते थे समुद्र के स्वामी, और काफी हद तक थे भी। इतना जबरदस्त कंट्रोल, फिर इनका पतन कैसे शुरू हुआ? क्या गलतियां कर दी इन्होंने? देखिए, कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती। इनके पतन के कई कारण थे। एक बहुत बड़ी वजह बनी इनकी धार्मिक कट्टरता। अच्छा। कैसे? वो जबरन धर्म बदलवाने लगे। हिंदू मंदिर तोड़े, मस्जिदें तोड़ी। 1540 में गोवा में उन्होंने लगभग सारे मंदिर नष्ट कर दिए। फिर 1560 में गोवा में इंक्विजिशन यानी धर्म अधिकरण बैठा दिया, जो गैर ईसाइयों और अलग राय रखने वाले ईसाइयों को सजा देता था। इन सब चीजों ने स्थानीय लोगों को, राजाओं को, सबको उनका दुश्मन बना दिया। जाहिर है, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बना लिए। और क्या वजहें थी? उनके अपने ही अधिकारी भ्रष्टाचार में डूब गए। वो छुप-छुपाकर अपना प्राइवेट व्यापार करने लगे, जिससे पुर्तगाली सरकार यानी एस्तादो द इंडिया को नुकसान हुआ। अच्छा, अंदरूनी कमजोरी भी थी। हाँ। फिर एक और बात हुई। 1500 के आसपास ब्राजील की खोज हो गई। वहां पुर्तगालियों को बहुत मुनाफा दिखने लगा, सोना, चीनी, गुलाम। तो उनका ध्यान और पैसा बट गया। भारत अब उनकी अकेली प्रायोरिटी नहीं रहा। मतलब फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ, लेकिन शायद जो सबसे बड़ा धक्का लगा वो यूरोप से ही आया। कौन? नई यूरोपीय ताकतें, डच और अंग्रेज। ये लोग पुर्तगालियों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। उनके पास बेहतर जहाज थे, ज्यादा पैसा था। जब 17वीं सदी की शुरुआत में हिंद महासागर में आए तो पुर्तगालियों के लिए असली चुनौती शुरू हुई। अच्छा, कंपटीशन आ गया। और तगड़ा कंपटीशन। बहुत तगड़ा। और फिर एक एक करके पुर्तगालियों के पैर उखड़ने लगे। उनके हाथ से महत्वपूर्ण ठिकाने निकलने लगे। कौन कौन से? डचों ने उनसे 1641 में मलक्का छीन लिया। ये बहुत बड़ा झटका था व्यापार के लिए। फिर 1663 तक मालाबार तट के लगभग सारे किले डचों ने ले लिए। उधर अंग्रेजों ने फारस की सेना की मदद से 1622 में होर्मुज पर कब्जा कर लिया। बाप रे। तीनों स्तंभ ढहने लगे। हाँ। और भारत के अंदर भी मुगलों ने शाहजहां के टाइम में 1632 में हुगली से उन्हें निकाल बाहर किया। और फिर पश्चिम भारत में मराठे ताकतवर हो रहे थे। उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिए। तो मतलब चारों तरफ से मार पड़ रही थी। उनका साम्राज्य तो बहुत सिकुड़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। 18वीं सदी के बीच तक आते आते उनका दबदबा बस नाम का रह गया था। आखिरकार भारत की आज़ादी के बाद भी 1961 तक उनके पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव ही बचे थे, जिन्हें फिर भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करके लिया। लगभग 450 साल की कहानी गोवा, दमन, दीव में सिमट गई।
खैर, साम्राज्य तो खत्म हुआ, लेकिन क्या भारत पर उनकी कोई छाप, कोई विरासत बाकी रही? हाँ, बिल्कुल रही। कई चीजें हैं। एक तो जाहिर है, भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर पश्चिमी तट पर, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे मिशनरियों का बड़ा रोल था, जो 1542 में गोवा आए थे। धर्म के अलावा? व्यापार में देखें तो उन्होंने भारत और जापान के बीच व्यापार शुरू करवाया। वो जापान से तांबा और चांदी लाते थे। अच्छा, और वो जो खाने पीने की चीजों की बात होती है, कहते हैं हमारी रसोई में बहुत कुछ पुर्तगालियों की देन है। अरे हाँ, ये तो कमाल की बात है। आज हम जिन चीजों के बिना अपने खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनमें से कई सारी पुर्तगाली ही लाए थे। जैसे क्या क्या लाए थे वो? लिस्ट लंबी है। आलू, सोचिए, आलू के बिना समोसा, पराठा। टमाटर, हालांकि टमाटर पर थोड़ा विवाद है, पर माना जाता है। मक्का, हरी मिर्च, तीखी वाली मिर्च जिससे हमारी करी बनती है। काली मिर्च तो पहले से थी, पर ये लाल हरी मिर्च वही लाए। मिर्च भी, अरे वाह। और अनानास, पपीता, काजू, हाँ काजू भी, मूंगफली, शकरकंद, अमरूद भी शायद, यहाँ तक कि बादाम, लीची, संतरा, ये सब चीजें पुर्तगालियों के साथ भारत आईं। कमाल है, मतलब हमारी पूरी थाली का जायका ही बदल दिया उन्होंने। काफी हद तक। और एक और बहुत जरूरी चीज, प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगालियों ने ही की थी। ये तो वाकई बड़ी देन है। तो इस पूरी कहानी से पुर्तगालियों के आने, उठने और गिरने से क्या सबक मिलते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो नौसैनिक ताकत का है, नेवल पावर का। उन्होंने दिखाया कि समंदर पर कंट्रोल करके कैसे एक छोटा सा देश भी दूर दराज के बड़े व्यापार पर हावी हो सकता है। नेवी का महत्व। और दूसरा सबक शायद ये कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। अगर आप स्थानीय लोगों का, उनकी संस्कृति का सम्मान नहीं करते, धार्मिक कट्टरता दिखाते हैं, तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। वो आखिरकार आपको महंगा पड़ता है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पुर्तगाली भारत आए मसालों के व्यापार पर कब्जा करने और नए समुद्री रास्ते खोलने के मकसद से। अल्मीडा और एल्बुकर्क जैसे गवर्नरों ने गोवा, मलक्का, होर्मुज जीते, कार्टास सिस्टम से समंदर पर राज किया। हाँ, लेकिन फिर उनकी धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्टाचार और सबसे बढ़कर डच और अंग्रेजों के आने से उनका पतन हो गया। और उनकी विरासत आज भी हमारे खाने में, कुछ जगहों की संस्कृति में और ईसाई धर्म की मौजूदगी में दिखती है। बिल्कुल सही। वाकई इतिहास कितना कुछ सिखाता है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जाते जाते। जरा सोचिए, अगर पुर्तगाली आलू, टमाटर, मिर्च जैसी चीजें भारत न लाए होते, तो आज हमारी रसोई, हमारा खाना, हमारा स्वाद कैसा होता? या ये सोचें कि आज की जो बड़ी वैश्विक ताकतें हैं, क्या वो पुर्तगालियों के इस उत्थान और पतन की कहानी से कुछ सीख सकती हैं, खासकर समुंदर और व्यापार मार्गों के नियंत्रण को लेकर? बिल्कुल, सोचने लायक बातें हैं ये। इन्हीं सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।